अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट, हम एफएससी पार्ट 2 का पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे द डाइंग सन बाय सर जेम्स जीन्स। तो उसके 7 पॉइंट हमने पिछले 2 लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने कहा था द डाइंग सन, डूबता हुआ सूरज, मरता हुआ सूरज, कि इसके बारे में हमने क्या पढ़ा कि पहला उसमें स्टार्टिंग में हाईलाइट करता है वो स्टार्स को सर जेम्स जीन्स। इस तरह हाईलाइट करता है कि कितना है स्टार, उनका साइज़ कितना है। तो साइज़ हमने पढ़ा था कि स्टार का साइज़ अनलिमिटेड है, वो उनके साइड को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, लाखों ज़मीनें उसमें समा सकती हैं। फिर उसमें हमने पढ़ा था नंबर ऑफ़ स्टार, वो भी अनलिमिटेड हैं, वो भी काउंट नहीं कर सकते हैं, काउंटलेस है, क्योंकि इतनी हैं जितने रे तो ज़मीन पे पाई जाती है, इतने नंबर ऑफ़ स्टार हैं, मतलब क्या अनलिमिटेड। फिर उसके बाद हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा था डिस्टेंस बिटवीन स्टार, के स्टार के दरमियान फासला कितना पाया जाता है। तो वो भी हम उसको भी शुमार नहीं कर सकते। एक स्टार से दूसरे स्टार के दरमियान फासला तकरीबन 1 मिलियन पाया जाता है, 10 लाख मील के बराबर होता है। मतलब कि बहुत दूर दूर एक दूसरे से सफ़र कर रहे होते हैं, बहुत कम चांस होते हैं कोई एक दूसरे से टकराएं या करीब आएँ। फिर चौथा पॉइंट हमने क्रिएशन ऑफ अर्थ पढ़ा था, मतलब कि बिग बैंग थ्योरी, जो साइंस में कॉमन थ्योरी है, जिसमें साइंस ये कहती है कि तकरीबन 2 अरब साल पहले एक धमाका हुआ था जिसमें सारे सितारे आपस में बिखर गए थे। तो इसी में क्रिएशन ऑफ अर्थ में पढ़ा था कि एक सितारा गैर मामूली तौर पे गर्दिश करता हुआ सूर्य के करीब आया, उस पर वेव्स बनाई, फिर वेव्स ऊंची होती गई, फिर वो एकदम से अपने मूवमेंट को पीछे हटाया जो उसने, तो पहाड़ टूटा और वो सितारे आपस में मतलब टूट गए। सूरज से जो हिस्सा था वो टूटा और उसके इर्द गिर्द 2 हिस्से घूमने लग गए, जिसको आप सितारे कहते हैं, और उनमें से एक हिस्सा हमारी ज़मीन भी है। ठीक है। क्रिएशन ऑफ अर्थ के बाद हमने बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ पढ़ा था। पहले हम बिगिनिंग ऑफ अर्थ पढ़ा था, हम कह सकते हैं। आप फिर पढ़ेंगे बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कि सिंपल ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई ज़िंदगी, ठीक है, और उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स होता गया। जानवर, तैरने वाले जानवर, उड़ने वाले जानवर, ज़मीन पर रहने वाले जानवर, इस तरह ऑर्गेनिज्म कम्प्लेक्स होता गया, ह्यूमन बीइंग की शक्ल में इख्तियार कर गया। और ह्यूमन बीइंग जो एक क्वालिटी रखती है दूसरी मखलूक से हट के, उसमें एम्बिशंस होती हैं, ख्वाहिशात होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, मज़हब होता है, जो कि दूसरे जानवरों में या दूसरी मखलूक में नहीं पाया जाता। तो इस तरह ऑर्गेनिज्म सिंपल से कम्प्लेक्स हुआ। उसके बाद हमने पॉइंट पढ़ा था यूनिवर्स इज फ्राइटनिंग। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का कि यूनिवर्स खौफज़दा क्यों है। क्योंकि अगर हम इस ज़रे पे देखें ना, ज़मीन पे खड़े होके यूनिवर्स का मकसद देखें, कायनात का मकसद देखें, कायनात क्यों बनाई गई, तो हम डर जाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी वसअत है। ठीक है, हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हम तो एक खरबवां हिस्सा है दुनिया का, एक रेत का ज़रा है। तो इसको देख के, इसकी वसअत को देख के डर जाते हैं, इसकी टाइम स्ट्रेचेस को देख के डर जाते हैं कि इसकी हिस्ट्री, टाइम की हिस्ट्री क्या है कि ये अरबों सालों पे, खरबों सालों पे मुहित है, और इंसान की हिस्ट्री हज़ारों सालों पे मुहित है। तो टाइम स्ट्रेचेस से हम डर जाते हैं, इसके डिस्टेंस से डर जाते हैं, लोनलीनेस से डर जाते हैं कि हम बिल्कुल अकेले हैं, लिटलनेस से डर जाते हैं कि हमारा कोई वजूद ही नहीं है। तो ये इसलिए यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग। उसके बाद लाइफ इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स, कि लाइफ यूनिवर्स पे कहाँ है। तो हमने कहा था कि लाइफ यूनिवर्स में हमें कहीं नज़र नहीं आती तकरीबन, क्योंकि हर जगह कहीं टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, कहीं टेम्परेचर बहुत कम है। ये बात अगले पैराग्राफ में भी रिपीट होगी। तो लाइफ प्लान ऑफ यूनिवर्स में कहीं नहीं है। हाँ, एक ज़मीन है, जो हमारा ज़मीन का टुकड़ा है, वो पहले तो सूरज का हिस्सा था, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो गया, अपनी हीट ख़त्म कर दी, सूरज इस पे हीट डालता है, वही हीट इसकी रह गई। तो इसलिए इसका नॉर्मल सूटेबल टेम्परेचर है, इसलिए इस पर ज़िंदगी मुमकिन है। तो ये 7 पॉइंट हमने डिस्कस किए थे पिछले 2 लेक्चर्स में। आगे हम जो 2 से 3 पैराग्राफ रहते हैं उसको प्रोसीड करते हैं। तो टेक्स्ट पे आएंगे अभी। तो स्टूडेंट, अब टेक्स्ट शुरू करते हैं। हम अर्थ तक पढ़ा था। Indeed, for the most part, empty space is so cold that all life in it would be frozen. यहाँ पे उसने कहता है कि खिला में ज़्यादातर जो हिस्सा है खिला का वो सर्द है, इतना सर्द है कि इसमें ज़िंदगी जम जाए। Most of the matter in space is so hot as to make life on it impossible. और खिला में ज़्यादातर मादा, मोस्ट ऑफ द मैटर, ज़्यादातर मादा इस तरह गर्म है कि इस पर ज़िंदगी का वजूद नामुमकिन है, ज़िंदगी जल जाए। लाइफ डज नॉट सीम टू हैव एनी पार्ट इन द प्लान ऑफ द यूनिवर्स विच प्रोड्यूस आवर प्लानिटरी सिस्टम। क्या कहता है, खिला में वो जो ज़िंदगी है वो हमें लगता है कि बिल्कुल नामुमकिन है इस कायनात में, इसकी मनसूबाबंदी ज़िंदगी का जो एक अंसर है वो नामुमकिन है, जिसने हमारे सियारों के निज़ाम को वजूद दिया। मतलब कि कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है।
कैलकुलेशन शोज डैट देयर कैन बी ओनली फ्यू सच सिस्टम इन स्पेस, कि अदाद शुमार ज़ाहिर करते हैं, कैलकुलेशन शोज डैट अदाद शुमार ज़ाहिर करते हैं कि खिला में ऐसे निज़ाम बहुत कम हैं, ठीक है। देयर कैन बी ओनली वेरी फ्यू सिस्टम इन स्पेस, के ऐसे निज़ाम बहुत कम है। कौन से निज़ाम कम है? येट सो फार एज वी कैन सी लाइफ ऑफ द काइंड वी नो ऑन द अर्थ कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन प्लैनेट लाइक द अर्थ। जो हम समझते हैं कि ज़िंदगी की वो किस्म जो हम ज़मीन पे जानते हैं कि इंसान है, सांस लेता है, ठीक है, पानी पीता है, तो ऐसी किस्म ज़िंदगी की जो ज़मीन पे है सिर्फ ज़मीन जैसे ही सितारों पे वजूद में आ सकती है जिसका टेम्परेचर सूटेबल होता है, और कहीं पे भी खिला में प्लैनेटरी सिस्टम में इसका वजूद मुमकिन नहीं। क्यों भाई? वो कहता है इट नीड सूटेबल फिज़िकल कंडीशन, मौजूद तबी शराइत, सूटेबल फिज़िकल कंडीशन, मौजूद तबी शराइत फॉर इट्स अपीयरेंस, इसके आगाज़ के लिए, अपीयरेंस के लिए, नुमायाँ होने के लिए तबी शराइत दरकार हैं। वो कहता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच, सबसे बेसिक जो तबी शराइत कौन सी है, इज़ अ टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। कहता है इस पे अपने आगाज़ के लिए, ज़िंदगी के आगाज़ के लिए जहाँ पे एक मखसूस दर्जा हरारत चाहिए, सूटेबल टेम्परेचर चाहिए जिस पे मादे अपनी हालत में रह सकें, सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पे उसने बताया है कि कल चंद अदाद शुमार हैं कि कोई चंद सिस्टम ज़मीन खिलाफ यूनिवर्स में पाए जाते हैं, जैसे हमारी ज़मीन का सिस्टम है जिसमें ज़िंदगी मुमकिन है, बाकी 99.99 कहीं पे भी हम लाइफ जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट होती नहीं देखते। पिछले पैराग्राफ पे आते हैं। पिछले पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि ज़िंदगी कहीं मुमकिन नहीं है क्योंकि अब नॉर्मल टेम्परेचर, पिछले पैराग्राफ की थीम थी कि बहुत जगहों पे अब नॉर्मल, बल्कि पूरी यूनिवर्स में अब नॉर्मल टेम्परेचर है, कहीं बहुत ज़्यादा सर्दी है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी है। कुछ चंद ऐसे फ्यू सिस्टम हैं जैसे हमारी ज़मीन जहाँ पे ज़िंदगी पाई जाती है, क्योंकि उसके लिए एक बहुत बेसिक चीज़ दरकार है, वो है सूटेबल फिज़िकल कंडीशन, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। द स्टार्स देमसेल्फ आर फार टू हॉट फॉर दिस, कि ख़ुद सितारे इतने गर्म हैं कि ज़िंदगी वहाँ पे मुमकिन नहीं। फार दिस का मतलब है कि ज़िंदगी, जो पिछले पैराग्राफ में ज़िंदगी को लेकर जा रहे हैं ना, तो इसी को कहता है कि द स्टार देमसेल्व्स आर फार टू हॉट फॉर दिस, ज़िंदगी के लिए सितारे ख़ुद इतने गर्म है कि वहाँ पे मुमकिन नहीं। क्यों? क्योंकि वी मे थिंक ऑफ देम एज अ कलेक्शन ऑफ फायर्स स्कैटर्ड थ्रू स्पेस providing warm in surrounding where the temperature is at most some 4 degrees above absolute zero। इसमें थोड़ी सी एक नई बात करता है कि हम सितारों को खिला में बिखरे हुए आग के गोले कह सकते हैं, कलेक्शन ऑफ फायर्स, आग के गोले, स्कैटर्ड बिखरे हुए, थ्रू स्पेस खिला के अंदर, और ये अपने इर्द गिर्द माहौल में क्या प्रोवाइडिंग वार्म इन सराउंडिंग, अपने इर्द गिर्द माहौल में दर्ज हरारत मुहैया करते हैं। इर्द गिर्द कौन सा माहौल? जहाँ पे मतलब सूरज से दूर जो हैं सियारे, जहाँ पे सर्दी है, तो ये जो गर्म गोले हैं सर्द इलाकों में अपनी गर्मी पोर करते हैं, डालते हैं, ठीक है। कहाँ पे? जहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो होती है, जहाँ पे नुक्ता दर्जा होता है सर्दी का, वो एब्सोल्यूट ज़ीरो से भी कम होता है, ठीक है। That is about 484 degrees of frost on the Fahrenheit scale, कि यानी फ़ारेनहाइट पैमाने पर नुक्ता इजमा से तकरीबन 484 नीचे होता है। फ़ारेनहाइट क्या मतलब? जहाँ भाई बच्चों फ़ारेनहाइट स्केल वो है जहाँ पे बच्चे जो होता है ना इंजमात का लेवल पानी का, वो 32 डिग्री होता है, और जो जोश का लेवल होता है ना बॉइलिंग पॉइंट, वो 212 डिग्री होता है। तो जो 32 लेवल इंजमात का लेवल है वहाँ से 484 डिग्री और नीचे सर्दी होती है, मतलब कि बहुत सर्द पाए जाते हैं सियारे जहाँ पे ये जो आग के गोले फैल रहे हैं उनको हीट प्रोवाइड करते हैं। तो मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है जो सूरज से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, 484 से भी नीचे उनकी सर्दी होती है, और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जैसे आग के गोले जो सूरज के करीब होते हैं। तो दोनों को मिक्स कर रहा है इस पैराग्राफ में, गर्म इलाकों को भी, सर्द इलाकों को भी। फिर वो कहता है इन द एमएस अजीम, बड़ा, लार्ज, इन द एमएस स्ट्रेचेज होता है वसत, इन द एमएस स्ट्रेचेज ऑफ स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे इज स्टिल कूल्डर स्टिल, ठीक है, इट इज़ कूल्डर स्टिल, के 484 से भी नीचे सैकड़ों और ज़्यादा नुक्ता इजमा से नीचे सर्दी होती है मिल्की वे में, कहकशां में, सूरज से दूर,
ठीक है, कि कहकशां से दूर खिला के अजीम उस्तुम में इससे भी ज़्यादा सर्दी हो सकती है। अवे फ्राम द फायर्स देयर इज़ अनइमेजिनेबल के नाकाबिले यकीन, सोच भी नहीं सकते, नाकाबिले तसव्वुर, अनइमेजिनेबल कोल्ड ऑफ 100 ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट क्लोज अप टू देम देयर इज़ ए टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिग्री एट विच ऑल सॉलिड मेल्ट्स, ऑल लिक्विड बॉयल। इन सितारों के करीब, क्या कहता है, इन सितारों के करीब दर्जा हरारत हज़ारों दर्जे का होता है, ठीक है, 1000 ऑफ डिग्री एट विच सॉलिड ऑल सॉलिड मेल्ट, जिस पे तमाम ठोस, तमाम सॉलिड मेल्ट, पिघल जाते हैं, एंड ऑल लिक्विड बॉयल, तमाम मयात उबल लगते हैं। आप कंफ्यूज होंगे कि अभी सर्दी की बात होगी अभी गर्मी की, तो इसमें ये कंसेप्ट है कि दो किस्म के सियारे हैं, जो सूरज के करीब आग के गोले हैं, जो आग की कलेक्शन ऑफ फायर्स हैं, वो उन पे गर्मी होती है, वहाँ पे ठोस पिघल जाती हैं, माए उबल जाते हैं, और सूरज से जो दूर हैं सर्दी पे, जहाँ पे 484 फ़ारेनहाइट से भी नीचे टेम्परेचर होता है, वहाँ पे इतनी सर्दी होती है कि यही जो आग के गोले हैं सूरज के करीब वाले, उन्हीं को हीट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे दोनों सियारों को उसने साथ लेके चला है, गर्म को भी और ठंडे को भी, कि जहाँ पे दोनों पे ज़िंदगी नामुमकिन है। तो स्टूडेंट, हमने इन दो पैराग्राफ में 2 पॉइंट डिस्कस किए, 8वां और 9वां, कि नो लाइफ एल्सवेयर इन द यूनिवर्स, कि ज़िंदगी कहीं पे भी नहीं मुमकिन यूनिवर्स के अंदर, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और कोई फ्यू सिस्टम है कायनात में, स्पेस में और यूनिवर्स में हम कह सकते हैं कि जहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है अर्थ जैसी, क्योंकि वहाँ पे सूटेबल फिजिकल कंडीशन चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया MS स्ट्रेचेस ऑफ स्पेस, स्पेस की वुसअतें, कितनी वुसअत है कि स्पेस की वुसअत इतनी है कि जो सूरज है उसके करीब जो सियारे हैं उस पर इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि वहाँ पे ठोस पिघल जाते हैं, माए बॉयल हो जाते हैं, उबल जाते हैं, और उससे दूर इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि फ़ारेनहाइट स्केल को उसने जिक्र किया। फ़ारेनहाइट स्केल जो पहले जिक्र हम कर चुके हैं कि जिस पे नुक्ता इंजमाद का लेवल होता है 32 डिग्री और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 212। उसने कहा कि नुक्ता इंजमाद 32 डिग्री होता है जो पानी का, तो 484 तक जाता है वो सियारे जो सूरज से बहुत ज़्यादा दूर हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा सर्दी, और फिर और उससे भी सैकड़ों ज़्यादा फासले पे पाए जाते हैं, मतलब कि सर्द इलाके होते हैं। और फिर वो कहता है कि जो करीब होते हैं वो गर्म होते हैं और दूर होते सर्द होते हैं, और वहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन नहीं, यूनिवर्स में कहीं पे भी ज़िंदगी मुमकिन नहीं। अब मुमकिन है वो हम अगले पैराग्राफ में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगला पैराग्राफ है, लाइफ कैन एग्जिस्ट only a narrow belt surrounding each of these fire at a certain distance where the temperature is neither too hot nor too cold। तो कहता है ज़िंदगी सिर्फ एक तंग सी पट्टी पे मौजूद है, नैरो बेल्ट, तंग सी पट्टी, सराउंडिंग ऑफ ईच दिस फायर एट अ सर्टन डिस्टेंस। क्या कहता है, जिसके इर्द गिर्द, सराउंडिंग में, इर्द गिर्द में आग के गोले मखसूस फासले पे हों, करीब ना हो, ठीक है, वरना जल जाएंगे, और बहुत ज़्यादा दूर भी ना हो कि ठंड हो जाएगी, मखसूस फासले पे हो। कहता है सर्टन डिस्टेंस, मखसूस फासले पे हो, ना ज़्यादा सर्दी हो ना ज़्यादा गर्मी हो। बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट है ये। आगे बढ़ते हैं, आउटसाइड दिस बेल्ट लाइफ वुड बी फ्रोज़न। वही बात आ गई कि इस बेल्ट के दूर सर्दी इतनी होगी कि ज़िंदगी जम जाएगी, क्योंकि वो क्या होंगे, सूरज से ज़्यादा दूर हो जाएंगे। और इनसाइड इट वुड बी बर्न अप, लेकिन इन बेल्ट के अंदर जो होगी, मतलब सूर्य के करीब जो होगी, वहाँ पे ज़िंदगी जल जाएगी। पिछले पैराग्राफ में हमने यही डिस्कस किया कि एक बेल्ट पे ही ज़िंदगी मुमकिन है, एक तंग पट्टी पे ही ज़िंदगी मुमकिन है जो मखसूस फासले पे हो, ना ज़्यादा दूर हो ना ज़्यादा करीब हो। करीब होगी जो बेल्ट करीब हैं वहाँ पे ज़िंदगी जल जाएगी, जो ज़्यादा दूर हैं वहाँ पे ज़िंदगी जम जाएगी। तो एक मखसूस फासले पे होगी तो वहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है। फिर वो कहता है, आ रफ कैलकुलेशन शो डैट ऑल सच टेम्परेचर बेल्ट विद इन विच लाइफ इज़ पॉसिबल। कहता है कि एक फ़र्ज़ी तखमीना, रफ कैलकुलेशन, फ़र्ज़ी तखमीना ज़ाहिर करता है कि दर्जा हरारत की तमाम पट्टियाँ जिन पे ज़िंदगी मुमकिन है, विद इन विच लाइफ इज़ पॉसिबल, जहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है, ऑल एडेड टुगेदर, अगर इकट्ठी की जाएँ, मेक अप लेस देन 1000 मिलियन एंड मिलियंथ पार्ट ऑफ द होल स्पेस।
एक फ़र्ज़ी तखमीना रफ़ कैलकुलेशन ज़ाहिर करती है कि अगर ये दर्जा हरारत की पट्टियाँ जो मखसूस फासले पे हैं जहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है, अगर इकट्ठी कर ली जाएँ तो पूरे खिला के मिलियंथ पार्ट ऑफ द होल स्पेस के 10 खरबवें हिस्से के 1000वें हिस्से से भी कम जगह बनती है। बिल्कुल बहुत छोटी जगह, रेत के ज़रिए का भी 1000वां हिस्सा कह सकते हैं कि मिलियंथ पार्ट ऑफ द होल स्पेस का मतलब है 10 खरबवें हिस्से के 1000वें हिस्से से भी कम जगह बनती है जहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है। एंड इवन इनसाइड दैम, और इन्हीं पट्टियों के अंदर लाइफ मस्ट बी रेयर। इन पट्टियों के अंदर भी जहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर होता है वहाँ भी ज़िंदगी रेयर है, कहीं है कहीं नहीं है। फॉर इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन्स, बिल्कुल गैर मामूली वाक़या होता है सूरज के लिए, गैर मामूली आदत होती है हम कह सकते हैं सूरज के लिए, टू थ्रो अ प्लैनेट एज आवर सन हैज़ डन, कि ये सूरज बहुत कम करते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा कि बिटवीन डिस्टेंस जो सितारों के दरमियान होता है तो बहुत ज़्यादा होता है और रेयर एक्सीडेंट होता है आपस में टकराने का। तो यहाँ पे वही कहता है अनयूजुअल फॉर सन, इंतहाई गैर मामूली बात है, ना होने वाली बात है कि सूरज कोई अपने से सितारे फेंके, लेकिन हमारे सूरज ने ऐसा किया 2 अरब साल पहले। तो प्रॉबली ओनली वन स्टार इन 100,000 has a planet going round it at the right distance for the life to be possible on it। गालिबन 1,00,000 सितारों में से एक सितारा दुरुस्त फासले पे गर्दिश करता हुआ एक सितारा रखता है जहाँ जिस पे ज़िंदगी मुमकिन होती है। गालिबन कभी इम्कान नहीं है, गालिबन कोई 1,00,000 सितारों में से एक सितारा कहता है फासला एक गर्दिश पे रखता है और एक सितारा अपने साथ साथ लेता है जिस पे ज़िंदगी मुमकिन होती है, फॉर लाइफ इट बी पॉसिबल। तो स्टूडेंट इस पैराग्राफ में हम पढ़ा नैरो बेड्स नॉर्मल टेम्परेचर कि ज़िंदगी कुछ तंग पट्टियों पे मुमकिन है जहाँ पे सूटेबल कंडीशन होती है। इनसाइड दैम ज़िंदगी जल जाएगी और आउटसाइड ज़िंदगी फ्रोज हो जाएगी। इनसाइड और आउटसाइड मतलब यहाँ पे ये है फॉर एग्जांपल सूरज, तो सूरज की जो करीब पट्टियाँ हैं इनसाइड पट्टियों नैरो बेल्ट, ये नैरो बेल्ट है यहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन है। नैरो बेल्ट के इनसाइड ये पट्टियाँ करीब आ गई, यहाँ पे ज़िंदगी जल जाएगी क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होगा। और आउटसाइड जहाँ पे ये सूरज से करीब होती गई पट्टियाँ तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जैसे हमने पढ़ा 484 फ़ारेनहाइट से भी नीचे आ जाता है, तो यहाँ पे ज़िंदगी जम जाएगी, फ्रोज हो जाएगी। तो कोई ये पट्टी है जहाँ पे ज़िंदगी जो एक मखसूस फासले पे है, सर्टन डिस्टेंस हमने पढ़ा, मखसूस फासले पे है सूरज के, जहाँ पे ना ज़्यादा सर्दी है ना ज़्यादा गर्मी है। और फिर वो कहता है इस मखसूस पट्टी में भी रेयर होती है ज़िंदगी, कहीं होती है कहीं नहीं होती, कहीं सहरा होता है कहीं समुद्र होता है, मतलब हमारी ज़मीन की पट्टी है। तो नैरो बेल्ट तांग पट्टी पे ज़िंदगी मुमकिन है जहाँ जो मखसूस फासले पे होती है, इनके अंदर ज़िंदगी जल जाएगी, इनके बाहर ज़िंदगी जम जाएगी, यहाँ पे सर्टन सूटेबल टेम्परेचर होता है। तो ये आज ये आखिरी पैराग्राफ की थीम है। तो स्टूडेंट अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हाउ इज़ डैट अ स्टार सेल्डम फाइंड अनदर स्टार नियर इट। सेल्डम मतलब शाज़र व नाज़र, कभी कभार, कि एक सितारा दूसरे सितारे के करीब बहुत कम क्यों आता है, मतलब कि फासले पे गर्दिश करते हैं तो सेल्डम कभी कभार क्यों आता है, हर वक्त क्यों नहीं टकराते। तो इसका सिंपल सा आंसर है जो हमने बार बार डिस्कस किया, बार बार ये पॉइंट रिपीट होता रहा पूरे चैप्टर में कि यूनिवर्स इज सो वेस्ट नंबर ऑफ स्टार मूव इन इट, कि बहुत कायनात बहुत वसी है और बहुत ज़्यादा सितारे इसमें घूम रहे हैं। और इसका आंसर है एक अगर लाइन में कहें तो हम कहें डिस्टेंस बिटवीन स्टार। सेल्डम फाइंड अदर कभी कभार क्यों आता, क्योंकि इनके दरमियान बहुत ज़्यादा फासला पाया जाता है और इसीलिए ये को 10 लाख मील के फासले पे गर्दिश करते हैं, इसलिए ये सेल्डम फाइंड करते हैं, कभी कभार शाज़ और नाज़र एक करीब आते हैं एक दूसरे के। तो ये आंसर है आपका। वैसे आप अपनी बुक से इसको हमने इसको एक्सप्लेन डिस्कस कर लिया है, आप निशान लगा लें। तो ये इसका आंसर था। तो अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। व्हाट हैपेंड व्हेन अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स अ वॉन्डरिंग स्टार वॉन्डरिंग थ्रू स्पेस केम नियर द सन, के क्या हुआ सर जेम्स जीन्स के मुताबिक। हमने यहाँ पे डिस्कस करना है सर जेम्स जीन्स का पॉइंट ऑफ व्यू कि एक आवारा सितारा बेमकसद सितारा वॉन्डरिंग
वांडरिंग गर्दिश करता हुआ स्पेस से सूरज के करीब आया। तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं सही मतलब के तफसील के साथ कि एक रेयर एक्सीडेंट हुआ 2 अरब साल पहले और एक वांडरिंग स्टार गर्दिश करता हुआ सूरज के करीब आया और क्या वाक़या हुआ, उसने वेव प्रोड्यूस की। ठीक है, जैसे सूरज और चांद ज़मीन पे समुद्र में मद्दोजज़र पैदा करते हैं, तो इसने भी एक वेव प्रोड्यूस की और वेव ऐसा ऐसा पहाड़ बनती गई। अब इसके अंदर वो बात लेकर नहीं आनी क्रिएशन ऑफ अर्थ वाली, वो पहाड़ टूटा नहीं, वो अगले सवाल में डिस्कस करेंगे। इसमें यहाँ तक रहना है कि वेव प्रोड्यूस हुई और वो वेव ऐसा ऐसा एक पहाड़ की शक्ल इख्तियार करती रही। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, व्हाट हैपेंड। ये क्वेश्चन 3 और जो सेकंड क्वेश्चन है ये मिलते जुलते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन द वार्निंग स्टार केम नियरर एंड नियरर। इसमें हम उसी पॉइंट को लेके आएंगे जो हमारे सिनॉप्सिस पॉइंट को लेके आएंगे। कौन से पॉइंट को, क्रिएशन ऑफ अर्थ को। ठीक है, कि वार्निंग स्टार नियर से नियर आया, ठीक है, करीब से करीब आया, उसने वेव प्रोड्यूस की, सूरज की सतह पे पहाड़ बना। तो अब उस पॉइंट को लेके आएंगे कि जब वो पीछे हटा तो वेव इतनी पावरफुल थी कि वो टूट गई और बिखर गई और वो जो सूरज ने अपने हिस्से खिला में फेंक दिया और वो अपने इर्द गिर्द घूमने लग गए। ठीक है, तो ये हुआ। ये अब ये वाला क्वेश्चन 4 क्वेश्चन से भी कंपेयर करेगा। तो हमने यहाँ तक रहना है, इस पॉइंट तक रहना है कि वो पहाड़ टूटा और वो टुकड़े इर्द गिर्द घूमने लग गए, अपने महवर में चक्कर लगाने लग गए। तो यहाँ तक इसका आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर प्लैनेट्स एंड हाउ डिड दे केम इनटू एग्जिस्टेंस। वही बात रिपीट होगी कि प्लैनेट्स क्या हैं और कैसे एग्जिस्टेंस में आए। प्लैनेट्स वो हैं जो वो सूरज का हिस्सा हैं, वो टुकड़े जो सूरज का हिस्सा थे पहले, फिर वो एक सितारा आया सूरज के करीब, उसने वेव प्रोड्यूस की, सूरज से अलग हुआ। ठीक है, वो हिस्से, तो जब वो हिस्से सूरज से अलग हुए तो सूरज के इर्द गिर्द एक मखसूस दायरे में घूमने लग गए, जो आज तक घूम रहे हैं। कोई सूरज के करीब हैं, कोई सूरज से दूर हैं, कहीं पे टेम्परेचर नॉर्मल है, कहीं पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, कहीं पे बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो इनको कहते हैं प्लैनेट्स। ये चीज़ लेके आनी है, कहीं पे सर्दी ज़्यादा है, कहीं पे गर्मी ज़्यादा है, कहीं पे सर्दी और गर्मी दोनों नॉर्मल हैं, जैसे तंग पट्टी। तो इनको कहते हैं प्लैनेट्स। और ये कैसे वजूद में आए ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये एक सितारे की वजह से आया, जो वांडरिंग स्टार था वो करीब आया सूरज के, वेव प्रोड्यूस की, पीछे हटा तो वो वेव जो टूटी सारी, जो एक माउंटेन बन चुका था, तो वो जो एक टुकड़े थे सूरज के इर्द गिर्द तैरने लग गए, हम कह सकते हैं। तो इस तरह वो प्रोड्यूस हुई। फिर क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज़ देयर नो लाइफ ऑन द स्टार। बात वही होगी दोबारा कि स्टार्स पे ज़िंदगी मुमकिन क्यों नहीं है। बात तो ये स्टार्स की, मतलब सितारों पे। तो मतलब वही, सितारे कलेक्शन ऑफ फायर्स हैं, आग के गोले हैं। तो यहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन नहीं। यहाँ पे जो ठोस है वो पिघल जाएगी, जो माया है वो बॉयल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ज़िंदगी मुमकिन नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। फिर वो कहता है क्वेश्चन नंबर 6, राइट अ नोट ऑन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। जैसे हमारा यहाँ पे पॉइंट था 5वां सिनॉप्सिस में, बिगिनिंग ऑफ लाइफ। तो बिगिनिंग ऑफ लाइफ कैसे हुई कि कुछ चंद सिस्टम है खिला में जहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल है, फिर वहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म आया सिंपल ऑर्गेनिज्म की ये ताकत थी कि वो अपने जैसा एक ऑर्गेनिज्म बनाता और फिर मर जाता। इस तरह ऑर्गेनिज्म सिंपल से कम्प्लेक्स होता गया, कम्प्लेक्स से उसने ह्यूमन बीइंग की शक्ल इख्तियार कर ली। ह्यूमन बीइंग में फिर जो इम्तियाजी खसूसियात हैं दूसरी मखलूक से, एम्बिशंस, फीलिंग्स, ठीक है, रिलीजन, सेंस ऑफ ब्यूटी, इस तरह वो आई और वो ह्यूमन बीइंग दूसरी मखलूक से ज़रा इम्तियाज़ हो गई, मुख्तलिफ हो गई। तो इस तरह ज़िंदगी शुरू हुई सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। फिर क्वेश्चन नंबर 7, वाई इज़ द यूनिवर्स ऑफ विच आवर अर्थ इज़ अ पार्ट हम कह सकते हैं। वैसे हम रेत के ज़र का भी हज़ारों हिस्सा हैं, तो यहाँ पे पार्ट वाला लफ्ज़ ही यूज़ करेंगे और कोई सूटेबल वर्ड नहीं है। वाई इज़ द यूनिवर्स ऑफ विच आवर अर्थ इज़ अ पार्ट सो फ्राइटनिंग। ठीक है, गिव एज मैनी रीज़न एज यू कैन। ये हमने दोनों लेक्चर में डिस्कस किया, आज वाले लेक्चर में भी, कल वाले लेक्चर में भी, कि फ्राइटनिंग खौफज़दा क्यों है। कायनात की वस्तुओं की वजह से ये हम खौफज़दा फील करते हैं। कायनात की स्ट्रेचेस ऑफ टाइम की वजह से हम खौफज़दा फील करते हैं कि इंसान की हिस्ट्री बहुत कम है। अगर कायनात की हिस्ट्री देखें, इंसान की हिस्ट्री सेकंड में होगी, अगर कायनात की हिस्ट्री हज़ारों में है। कायनात की अगर इंसान की हज़ारों में है तो कायनात की हिस्ट्री खरबों सालों में होगी।
इसलिए स्ट्रेचेज ऑफ टाइम और लिमिटेड मतलब कि इसकी वुसअतें, ठीक है, इसका फासला और लोनलीनेस, तन्हापन हमारा बिल्कुल छोटे से हमारी कोई अहमियत नहीं है, लिटलनेस, ये रीज़न है 3 से 4। और आप और भी रीज़न दे सकते हैं जो जिसकी वजह से कैनाल फ्राइटनिंग है, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। अब 8वें क्वेश्चन पे है, जो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, लेकिन क्वेश्चन लेंथी है इसका ये मतलब नहीं क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। What in your opinion should be the condition necessary for the kind of life? आपके ओपिनियन में क्या कंडीशन ज़रूरी हैं ज़िंदगी के लिए, ठीक है। वी नो टू एग्जिस्ट ऑन अदर हेवनली बॉडी, अगर हम कहें कि अगर कहीं और शारे पे ज़िंदगी मुमकिन है तो क्यों मुमकिन है, किस वजह से मुमकिन है। डू सच कंडीशन जनरली एग्जिस्ट, क्या आपके मुताबिक कहीं पे कोई ऐसा सियारा है कायनात में, यूनिवर्स में कि कंडीशन ऐसी पाई जाती हैं जैसे ज़मीन पे पाई जाती है, नॉर्मल टेम्परेचर, पानी, हवा, ठीक है, ऐसी कंडीशन क्या कहीं पाई जाती हैं? अगर पाई जाती हैं तो कहाँ, अगर नहीं पाई जाती तो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए? तो मैं अपना ओपिनियन दूंगा, आप भी अपना ओपिनियन दीजिए कि हमारे ओपिनियन के मुताबिक नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है, सबसे बेसिक नीड सूटेबल फिजिकल कंडीशन, और सूटेबल फिजिकल कंडीशन में नॉर्मल टेम्परेचर, ना ज़्यादा सर्दी ना ज़्यादा गर्मी, तो ये है ये नेसेसरी कंडीशन। और अगर कहीं पे ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है तो मेरे मुताबिक नहीं, कहीं पे ज़िंदगी एग्जिस्ट नहीं करती। बहुत ज़्यादा गर्म है सितारे या बहुत ज़्यादा मतलब सर्द हैं, ज़िंदगी जम जाएगी वहाँ पे या जल जाएगी, या यहाँ वहाँ पे कोई एयर की कहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का मिक्सचर हो, साथ में पानी हो। तो इस तरह मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है तो ऐसी कंडीशन ज़मीन के अलावा कहीं नहीं पाई जाती। तो आप भी अपना ओपिनियन इस क्वेश्चन 8 पे दे सकते हैं। तो ये थे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये अपनी बुक्स पे निशान लगा लें, ठीक है। और आप हेल्पिंग बुक्स की भी मदद ले सकते हैं। हेल्पिंग बुक्स में बच्चे आपकी विजन सेकेंड ईयर के लिए बेस्ट है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, विजन बुक, ठीक है, टफ है थोड़ी लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। उसके बाद टू दी पॉइंट हो गई, सनशाइन हो गया, ब्राइट होगी, ऐसी बुक्स ज़रूरी हैं। हेल्पिंग बुक्स ज़रूरी इसलिए भी हैं कि हमने ऐसे भी वहाँ से करने हैं, ईडियम्स भी वहाँ से करने हैं, ट्रांसलेशन पैराग्राफ भी वहाँ से करने हैं, तो हेल्पिंग बुक लेना ज़रूरी है। तो हेल्पिंग बुक अपनी अरेंज करें, और उसके साथ साथ ईडियम, पेयर ऑफ वर्ड, पेयर ऑफ वर्ड की जगह ईडियम आएंगे। उसके बाद ऐसे करके क्वेश्चन आंसर पे भी हमें वो हेल्प देंगे, ठीक है। टेक्स्ट के साथ हम क्वेश्चन आंसर क्लियर तो कर लेंगे, लेकिन हेल्पिंग बुक से भी हमें मदद मिलेगी। तो अपनी हेल्पिंग बुक आज ही अरेंज करें। ये क्वेश्चन, इसमें कोई अगर मसला तो नहीं होना चाहिए, हमने ब्रीफली डिस्कस किया और सही एक्सप्लेन के साथ भी हमने इसको डिस्कस किया। बाकी जो भी हो आप हेल्पिंग बुक से आप मदद ले सकते हैं।